हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा आज बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिक एंड गवर्नमेंट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव की वीडियो लेके आई हूँ। आज के मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोग के एग्ज़ाम में ये टॉपिक 100% हमेशा देखा गया है और मैं इसमें पूरी तरीके से आप लोगों को जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनता है पूरी तरीके से आपको कराने की कोशिश करूँगी। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने विकास के लिए विकास के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी या रणनीतियां बनाई, उनके बारे में क्या क्या उनके सामने स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन सी समस्याएं थी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन के लिए क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज बनाई, किस तरीके की रणनीतियां बनाई, उनके बारे में पूछा जाता है। और दूसरा ही इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर देखा गया है कि 1991 के आसपास जो स्ट्रेटजी भारत ने अपनाई थी या जो रणनीति भारत ने अपनाई थी 1991 के आसपास, जब भारत उदारीकरण की तरफ या प्राइवेटाइजेशन की तरफ या लिबरलाइजेशन की तरफ या ग्लोबलाइजेशन की तरफ जब भारत ने अपना पहला और बड़ा कदम उठाया था, उस समय नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद यानी 1991 के बाद भारत की विकास नीति यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी कैसी थी, यानी आर्थिक विकास की रणनीति भारत की कैसी रही है 1991 के बाद और स्वतंत्रता के बाद। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोनों ही कि स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंसी के बाद जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो भारतीय समाज या जो इकोनॉमी कहें यानी हमारी सोशल और इकोनॉमिकली कंडीशन लेवल बहुत नीचे था, बहुत लोअर था, उसको किस तरीके से उठाया गया, कौन कौन सी रणनीतियां स्ट्रेटेजी बनाई, कौन कौन से प्लान बनाए हमारी गवर्नमेंट ने। और दूसरा 1991 के बाद जब एकदम से हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन देखा गया या उदारीकरण की नीति देखी गई, ग्लोबलाइजेशन के इतने पास देखे गए भारत को, तो उस समय पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी या रणनीति अपनाई गई भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके बारे में मैं दोनों ही क्वेश्चन को आपको शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत थोड़े समय में कोशिश रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ और अच्छे से एग्जाम में अटेंड कर पाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे चैप्टर को मैं ब्रीफ करूंगी। आप लोग प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन आपका समझने के बाद बनता है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा सकूँ। तो दो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। एक इंडिपेंडेंसी के एकदम बाद कौन कौन सी स्ट्रेटेजी या कौन कौन सी रणनीति हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई, और उसके बाद 1991 के बाद जब इंडिया में प्राइवेटाइजेशन देखा गया, लिबरलाइजेशन देखा गया, ग्लोबलाइजेशन के पास इंडिया को देखा गया, उदारीकरण जिसको बोला जाता है, निजीकरण जिसको बोला जाता है, जब भारत में निजीकरण का दौर बहुत ज़्यादा देखा गया, तो उसके बाद भारत की जो विकास की रणनीति रही है, डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी रही है, वो किस तरीके की रही है, क्या क्या उन्होंने विकास किया है, तो दोनों ही मैं एक साथ कराऊंगी। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे चैप्टर के नाम से पता लगता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास की रणनीतियाँ यानी स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंसी। तो अगर स्वतंत्रता इंडिपेंडेंसी के बाद भारत की कंडीशन की बात की जाए तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1947 से पहले यहाँ पे अंग्रेजों का राज रहा है और जब अंग्रेजी सभ्यता यहाँ से गई है, अंग्रेजी जो सरकार यहाँ से गई है, तो उस समय तक भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन बोल लीजिए, राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन बोल लीजिए, सोशल कंडीशन बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा लेवल उनका नीचे आ चुका था। पॉलिटिकली तो फिर भी भारत की राजनीति तो थोड़ी बहुत ऊंची उठ गई थी क्योंकि आज़ादी से पहले ही जो हमारे राजनेता थे, पॉलिटिशियंस थे, सोशल रिफॉर्मर थे, वो हमारे पॉलिटिक्स में किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करते नजर आए थे। और 1946 में जैसे कैबिनेट मिशन आए तो हमारे यहाँ पे पहली हमारा इलेक्शन कराया गया और जो
इलेक्शन में हमारे जो राजनेता इंडियन पॉलिटिशियंस जीते, कांग्रेस पार्टी जो जीत के आई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के, संविधान सभा में बैठ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, बेहतर तरीके से बनाया। यानी कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली तो हम इंडिपेंडेंसी से पहले, यानी राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्रता से पहले ही विकास करने लग गए थे, पर स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और आर्थिक दो जो हमारे मेन पहलू हैं, सोशल और इकोनॉमिक हमारा जो पहलू है, वो उसकी कंडीशन कुछ खास नहीं सुधरी थी इंडिपेंडेंसी के बाद भी और ना उससे पहले। तो सामाजिक आर्थिक उन्नति का जो चैलेंज था, डेवलपमेंट का जो चैलेंज था, सोशल इकोनॉमी का, भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान थी उस समय पे, बहुत सारी बुराइयां थी, और इकोनॉमिकली हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था। और उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि उस समय कोल्ड वॉर का दौर था। जब हम लोग आज़ाद हुए हैं 1947 में इंडिपेंडेंसी मिली है भारत को, तो कोल्ड वॉर का दौर था। ना भारत यूएसएसआर का गुट बनना चाहती थी, ना ही भारत यूएसए के पक्ष में जाना चाहती थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्गुट होकर अपना डेवलपमेंट करना चाहती थी। तो निर्गुट होने के लिए उन्होंने नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की मुहिम छेड़ी, जिसमें वो सभी देशों को अपने साथ लेके चलना चाहती थी। तो किस तरीके से सभी देशों को अपने साथ लेके चलते हुए अपना सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके, इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी बनाई, इस तरीके की कुछ रणनीतियां बनाया। इन सब से बच के अपने आप को किस तरीके से उठाया जा सके, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कड़े प्रयास किए। और कौन कौन से प्रयास किए, अपनी सिचुएशन को जो अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरी कर दी गई थी उसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से काम किए, उनके बारे में हम लोग मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाऊंगी अच्छे से। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझा देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सामाजिक व आर्थिक दशा बड़ी खराब थी। यही मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंसी भारत की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बहुत लेवल लो था। स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को तो संविधान के माध्यम से सुधारने की कोशिश की गई थी, पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा उस समय भी बहुत ज़्यादा खराब थी। उस समय भी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को सुधारने का बहुत बड़ा सवाल खड़ा था हमारी गवर्नमेंट के आगे। और जो पॉलिटिकली कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं थी, पर उसमें फिर भी सुधार देखा गया, क्योंकि हमारा अपना इलेक्शन कराया गया था, हमारी अपनी गवर्नमेंट थी 1947 में, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे अपनी कंट्री के पास अपनी सॉवरेनिटी थी, यानी संप्रभुता थी, स्वतंत्रता थी पूरी तरीके से अपना डिसीजन लेने के लिए, अपने किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, हमें क्या अपने बेहतर विकास के लिए क्या बेहतर स्ट्रेटजी चूज करनी है, वो हमारी गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम था। तो पॉलिटिकली तो हम लोग फिर भी स्ट्रांग थे, पर इकोनॉमिकली और सोशल बहुत बुराइयां थी, बहुत कमियां थी हमारे समाज में। तो उन सबको दूर करने के लिए हमारे जो राजनेता थे उनके द्वारा, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा भारत की स्थिति को, इस स्थिति से, ये जो लेवल था, लोअर लेवल था, इससे छुटकारा पाने के लिए कई प्रयत्न किए। जैसे कि सबसे पहला पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान बनाया गया, जो प्रेजेंट में 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान को हटा के नीति आयोग का नाम दिया गया है। आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ साथ साथ ही कि जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, और प्रेजेंट में जो इसका नाम नीति आयोग बदल के रख दिया गया है, इसका पूरा रूप चेंज कर दिया गया है। ना केवल नाम बदला गया बल्कि पंचवर्षीय योजना का पूरा रूप चेंज कर दिया गया है और उसका नाम अब नीति आयोग है। 2015 में इसका गठन किया गया है। ये 5 वर्षों के लिए प्लान बनाया जाता था इसमें, और इसमें 20 साल के लिए एडवांस में प्लान बनाया गया। पहले नीति आयोग हमारा के द्वारा जो प्लान अभी एग्जीक्यूट किया गया, हमारे देश में लागू किया गया है 2015 में, वो अभी पहले चल रही है, जो 20 साल तक काम करेगा। 20 साल के लिए पहले ही प्लान बना लिया गया हमारी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट द्वारा, और इसीलिए इसको थिंक टैंक बोला जाता है। नीति आयोग बोला जाए या थिंक टैंक बोला जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके ऊपर ब्रीफ में शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग प्लीज नीति आयोग को या थिंक टैंक जो बोलते हैं इसको देख लेना कि 20 साल का स्ट्रेटेजी किस तरीके से नीति आयोग में बनाया गया अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए, और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी 5 ईयर जो प्लान था उसमें किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उस समय पे कड़े प्रयास किए या पहल की। उसके बाद लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण जिसको बोला जाता है हमारी कंट्री में 1990 के बाद, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया 1990 के आसपास, जब नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे
वित्त मंत्री थे यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय पे हमारे देश में उदारीकरण या वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ था। तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी रणनीतियां बनाई गई, और इसके साथ ही एक और सुनेंगे हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात की जाती है, इंडियन इकोनॉमी की जब बात की जाती है, तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लिया गया है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और ये क्यों लिया गया, क्या रीजन था, ये आगे आप लोग को अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी की जो लिया गया है टर्म, वो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान बनाया था, उसी के अंडर हमें हमारी गवर्नमेंट ने पहले कृषि एग्रीकल्चर पे फोकस करके बनाया था। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री पे फोकस किया था। क्यों किया था ऐसे, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमारे देश के बेहतर विकास के लिए, खासकर इकोनॉमिकल कंडीशन को डेवलप करने के लिए, उसका लेवल और ऊंचा उठाने के लिए हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी का बेहतर ढांचा तैयार करना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया जाए तभी भारत का बेहतर डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती है, यानी एग्रीकल्चर भी देखा जाता है, यहाँ पे इंडस्ट्री बेस भी हमारे इंडिया को देखा जाता है। ठीक है, तो आगे जितने भी पॉइंट्स है मैं आप लोगों को पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए तरीके, मैंने खासकर इसमें आप लोगों का जो सोशल और इकोनॉमिकल, जैसे मैंने बता चुकी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। आपके पास जब इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, आपका बेसिकली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी पूछी जाती है, या इसमें हम सोशल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी को भी थोड़ा शामिल कर सकते हैं, रणनीतियों को भी। तो इसीलिए मैं इसको बार बार सामाजिक आर्थिक या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे नहीं आती। पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो हमारी धीरे धीरे चल ही रही थी, जैसे जैसे हमारे सरकार आ रहे थे, उनकी विचारधाराएं आ रही थी, नए नए आइडियोलॉजी आ रहे थे, हमारी गुटनिरपेक्षता की जो देन थी, नेम जो हमने दिया था, तो ये सब हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो चली रही थी पूरी दुनिया के सामने। पर हमारा सबसे बड़ा जो सवाल था, जो सबसे बड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम थी हमारी गवर्नमेंट के आगे, जैसा हमारा चैप्टर है आफ्टर इंडिपेंडेंसी, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उस समय क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई, उसको मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी। पर जब भी आप एग्जाम अटेंड करेंगे तो इस पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, मैंने एज ए पॉइंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, और इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और अब मैं जो एक्सप्लेन करूंगी और जो बुक आपके पास है, उनके बिहाफ पे, उनकी हेल्प से आप लोग एग्जाम में इन पॉइंट्स को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका जो ये क्वेश्चन है 20 नंबर में पूछा जाता है, तो आप आराम से इसको 20 नंबर के अकॉर्डिंग, 20 नंबर मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज मैं आप लोग के साथ इसको डिस्कस कर लेती हूँ। पहला, नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी एक प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत थी हमें। नियोजित अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी हमें अंग्रेज दे के गए थे, वो छितर बितर हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या करना है, किसकी क्या जरूरत है। तो उसको पहले एक प्लान बनाया गया, और इस प्लान को बनाने के लिए क्या बनाया गया, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई कि 5-5 साल पे हम रिव्यू करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बनाया कि जो हमने योजनाएं बनाई, जो हमने एक एम रखा कि इन 5 सालों में हम लोगों को ये अचीव कर लेना अपनी कंट्री के लिए, इकोनॉमिकली खासकर, तो वो क्या हम अचीव कर पाए, और जितना अचीव कर पाए वो उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और जो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे उनको अचीव करने के लिए उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर, यानी और 5 वर्ष, जब नेक्स्ट अगले 6 साल के बाद जो 5 वर्षीय योजना फिर से आएगी, 5 ईयर प्लान, उसमें फिर से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को और स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि हमारी जो कंडीशन है, जो इतना लोअर कंडीशन है इकोनॉमी का हमारे देश का 1947 में, उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाया जा सके। तो हमारी इकोनॉमी को प्लान बनाया गया, और प्लान्ड इकोनॉमी के लिए 5 ईयर जो प्लान है उसको शामिल किया गया इकोनॉमी को ऊंचा उठाने के लिए। पहले 5 वर्षीय योजनाओं पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा देश आज भी, और उस समय भी 71% गांव से बना हुआ देश है हमारा, और पहले तो और आज भी कृषि पे आधारित देश कहलाता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम फॉलो करते हैं, पर आज भी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो उस समय तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चर पे थे, इंडस्ट्री बहुत नामात्र की थी हमारे कंट्री में। तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर को जितना डेवलप किया जाएगा उतनी हमारी इकोनॉमी ऊंची जाएगी।
तो पूरी तरीके से जो पहली 5 वर्षीय योजना आई थी 1951 के आसपास, उसमें इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया और 5 सालों के बाद रिव्यू किया गया कि जो हमने 5 ईयर प्लान बनाया था उसका क्या एवोल्यूशन किया गया, क्या क्या हम लोग अचीव कर पाए। तो उसमें जो हम लोगों ने प्लान किया था उसमें हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को, हमने अपने एग्रीकल्चर को बहुत ऊंचा ज़रूर उठा लिया था। वहाँ पे सामंतवाद जागीरदार जो थे उनका भी खात्मा किया गया, उनमें भी कमी आई देखने के लिए, पर किसानों की हालत तस से मस बनी रही, कुछ भी नहीं सुधार हुआ, किसान गरीब के गरीब बने रहे। तो हमारे यहाँ पे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें शामिल किया गया कि कृषि एग्रीकल्चर के ऊपर तो, कृषि के ऊपर तो फोकस करेंगे ही, गवर्नमेंट ने किया, पर उसके साथ साथ इंडस्ट्री की तरफ भी गवर्नमेंट का रुझान आया और इंडस्ट्री लगाने की भी बात आई हमारे देश में। तो सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री पे भी फोकस किया गया ताकि भारतीय इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके और ज़्यादा ऊंचा उठाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हर 5 वर्ष के बाद नई पंचवर्षीय योजना आती गई और इसमें नया नया जो भी डेवलपमेंट के लिए बेहतर था वो हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी अपनाई। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान आया सेकंड, उसके ऊपर इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद जैसे जैसे 5 ईयर प्लान आते गए तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी में चेंज हो गया था, यानी हमारे देश में दोनों के ऊपर ही फोकस किया जाने लगा, एग्रीकल्चर के ऊपर भी और इंडस्ट्री के ऊपर भी, कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाए, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए, किसानों का सुधार किया जाए हालत का, तो इसी तरीके उतना ही हमारा देश की इकोनॉमी ऊंची उठेगी। तो आगे जाके ये कॉन्सेप्ट कैसा बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बन गया। तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी के नज़रिए से देखा जाने लगा हमारे देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कृषि नीति, सेम जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट होगा कि कृषि पे आधारित हमारा देश रहा है। कृषि की जो सिचुएशन थी उसको सुधारना बहुत ज़रूरी था हमारे देश के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से औद्योगिक नीति, उद्योगों के लिए कई कई पॉलिसीज़ बनाई गई, नीतियाँ बनाई गई ताकि इंडस्ट्री हमारे देश में, जो विदेशी इंडस्ट्री है वो हमारे देश में आ सके, या हम लोग जब इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, वो टैक्स फ्री किया जाए। इसके लिए बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री ने डेवलप कंट्री के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, समझौते किए, दक्षिण देशों ने आपस में समझौते किए ताकि इंडस्ट्री का बेहतर विकास किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। उसके बाद पंचायती राज संस्थानों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हमारे गांव में मैंने पहले बताया कि भारत का 71% जनसंख्या है, या हमारा भारत गांव का देश कहलाता है, तो गांव का विकास बहुत ज़रूरी था। अभी हम यहाँ क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रणनीतियाँ बनाई, तो ये तो इकोनॉमी से रिलेटेड हुई। उसके साथ साथ सोशल भी है, सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही डेवलपमेंट हमें देखना है। तो समाज का विकास होगा और इकोनॉमी का विकास होगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए गांव का विकास होना, गांव का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था। और गांव के डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज जो है, पंचायती इंस्टीट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया 1952 के आसपास लेके आया गया था, पर ये फेल हो गया था। उसके बाद 1968 में फिर से इसका कॉन्सेप्ट को के ऊपर फोकस किया गया, बहुत बल दिया गया। इस तरीके से धीरे धीरे गांव में पंचायतों का स्तर ऊंचा किया गया, पंचायतों की स्थापना की जाने लगी। उसके बाद कमज़ोर वर्गों का उत्थान, कमज़ोर वर्गों में कौन आता है, जैसे महिला है, महिला वर्ग हैं, जैसे इकोनॉमिकली पिछड़े जो लोग हैं, या आर्थिक रूप से जातिगत रूप से जो भेदभाव किया जाता था, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, जो महिलाओं का उत्थान किया जा सके। गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि किस तरीके से ऐसी रणनीतियां बनाए हम लोग कि हमारे देश की महिलाओं का उत्थान हो सके, जो गरीब जनता उनका उत्थान हो सके, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनका उत्थान किया जा सके, रोजगार का अवसर मिले इन लोगों को, और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हमारे सोशल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है इसमें, तो जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। तो ऐसे कानून बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके ऊपर भी फोकस किया हमारी गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेकंड क्वेश्चन भी आता है आप लोगों का कि 1991 के बाद किस तरीके से उदारीकरण देखा गया हमारे देश में, लिबरलिज्म देखा गया हमारे देश में, या नव उदारवाद की थियरी कहा जाता है इसको, न्यू लिबरलिज्म जिसको बोला जाता है, या फिर ग्लोबलाइजेशन के पास देखा गया। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है।
विकास का राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है इसको, क्योंकि उस समय पे मैं पहले बता चुकी, नरसिम्हा राव 1991 के आसपास हमारे प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जो पहले हमारे अभी प्रधानमंत्री थे मोदी जी के आने से पहले, 2014 से पहले। तो उस समय पे जब राव हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तो उस समय में मनमोहन हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान था भारत में नव उदारवाद की थ्योरी लाने का, यानी भारत में चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाने का, उदारीकरण का कॉन्सेप्ट लाने का, और भारत का वैश्वीकरण की तरफ जो झुका हुआ है। इसमें क्या किया गया कि भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री आई उस समय पे, यानी बहुत सारा डेवलपमेंट आया, भारत का जीडीपी बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल ग्रोथ बढ़ता है तो यहाँ की जो सिटीजन है, जनता है, उसका भी ग्रोथ बढ़ा। जो गांव की जिंदगी थी वो अब गांव का शहरीकरण होने लगा, यानी जो रूरल एरिया है उनमें भी अर्बन एरिया जैसा डेवलपमेंट देखा जाने लगा। हर तरीके से हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा, डेवलपमेंट देखी गई, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा, यानी लिटरेसी बहुत ऊंची हुई। यहाँ पे इनके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने के लिए मिले, पर पॉजिटिव इफेक्ट बहुत देखने के लिए मिला, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इसके बाद। तो ये सब आप लोग इस मॉडल में शामिल कर सकते हैं, ये सब बातें। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, यानी जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी, हमारे देश की वैज्ञानिक जो साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ हमारे यहाँ पे। और सोशल जस्टिस, यानी हमारे यहाँ पे जब एजुकेशन का लेवल ऊंचा हुआ तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट अपने आप ही हमारे देश में देखा गया, अपने आप ही सोशल डेवलपमेंट आने लगी। और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखी जाने लगी, लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट देखा जाने लगा, हमारे नेशनल ग्रोथ देखी जाने लगी। तो ये सब हमारे कम्युनिकेशन, मीन्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब की डेवलपमेंट देखी गई। जितने भी हम कम्युनिकेशन देखते हैं, अब कितनी ज़्यादा फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, तो ये सब ये राव और मनमोहन मॉडल के बाद हमारे देश में ये डेवलपमेंट देखी गई। प्रेजेंट में आप लोग अपने एग्जाम में एक और पॉइंट शामिल ज़रूर कीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात आती है, और ये क्वेश्चन 100% आप लोगों के एग्जाम में आता ही है। दो तरीके से आता है, एक तो 1947 से के बाद किस तरीके की स्ट्रेटेजी रही है हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमी को उठाने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा कि 1991 के बाद कैसी रही है, तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसको आप लोग बुक में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, और मैंने ये पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद एक और आप लोग पॉइंट इसमें डालेंगे कि आत्मनिर्भर भारत यानी इंडिपेंडेंसी इंडिया की थ्योरी आई है अभी फिलहाल 2 दिन पहले 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने जब अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट भारत यानी मेड इन भारत का स्लोगन दिया है कि भारत के जितने भी प्रोडक्शन है, खासकर जितने छोटे छोटे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको ऊंचा उठाया जाए, भारत का लेवल ऊंचा उठाया जाए, भारत को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं वहाँ पे दुनिया में जैसे चाइना का जितना भी इकोनॉमिकल इफेक्ट देखा जाता है, चाइना की इकोनॉमी से पूरी दुनिया ढकी हुई है, तो भारत इंडिपेंडेंट हो और भारत का कॉन्सेप्ट हो कि वो भारत के देशों में निकले और बहुत सारा बिजनेस हमारे देश में आया और भारत के प्रोडक्ट बाहर की दुनिया में देखे जाए, और हमारे यहाँ पे हमारे देश में भी सिर्फ इंडियन प्रोडक्शन देखा जाए। इंडिपेंडेंट जो थियरी आई है उसको आप लोग जरूर अटेंड करेंगे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। छोटे छोटे उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा अभी डेवलप होने के लिए, जिससे हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप है कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी अगर आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट डाउट रह जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेशन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपने जितने भी क्वेरीज हैं, मैं उनको ज़रूर सोल्यूशन उनका करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, और मेरे चैनल को और जो भी मैं चैप्टर आप लोगों को करा रही हूँ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।